स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एनालिसिस का एक और पार्ट डेवलप करेंगे जिसको हम नंबर बेस्ड एनालिसिस भी कह सकते हैं कि किसी भी हवाले से जब डेटे को काउंटिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल किसी डेटा में अगर हमारे पास जेंडर की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अगर हमारे पास कोई उसकी एजुकेशन के हवाले से कोई कैटेगराइजेशन मौजूद है तो उसके नंबर्स कितने हैं, जिसको हम नंबर बेस्ड एनालिसिस कहते हैं, या मैं अगर एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करूं तो उसको फ्रीक्वेंसी बेस्ड एनालिसिस हम कहेंगे। जो टॉपिक हम या जो टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे उसका नाम क्रॉस टैबुलेशन है कि किस तरीके से ये जो नंबर्स हैं ये टेबल की फॉर्म में और क्रॉस टेबल की फॉर्म में हमारे सामने आते हैं और फिर हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आर हमें क्रॉस टैबुलेशन को डेवलप करने में कैसे हेल्प करता है। जी स्टूडेंट्स, ये मैं आर के इंटरफेस के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ कस्टमर डीबेस की, जो मेरे डाउनलोड फोल्डर में मौजूद है, और इसी के ऊपर हम एनालिसिस करते आ रहे हैं ताकि हम उसको रिलेट कर सकें। ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली। इसमें मेरे पास फंक्शंस, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। इसके ऊपर मैं क्रॉस टैबुलेशन का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। क्रॉस टैबुलेशन का फंक्शन अप्लाई करने से पहले एक कमांड जो कि हमने पहले भी सीखी थी, लेकिन उसको हमने सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया था, अब हम उसको एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई करना सीखेंगे। कमांड कौन सी थी? कमांड हमने टेबल की कमांड यूज़ की थी। टेबल के आगे हम कोई भी वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल, प्रेफरेबली कैटेगोरिकल वेरिएबल अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें, आपके सामने एक गलती का मैसेज आ रहा है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या गलती है? जी बिल्कुल, आप ठीक समझे कि मैंने जेंडर वेरिएबल का नाम तो लिखा, लेकिन मैंने फ़ाइल का नाम नहीं लिखा, ना ही मैंने इसको अटैच किया, लिहाजा आर को ये पता ही नहीं चला कि ये जेंडर कहाँ से आया। तो मैं यहाँ पे उसको पहले अटैच कर लेता हूँ ताकि ये मुझे बार बार लिखना ना पड़े, और उसके बाद हम यही कमांड जो है वो दोबारा अगर इशू करेंगे तो उसने मुझे जेंडर की वैल्यू बता दी। इसमें दो कैटेगरीज हैं, 0 और 1। 0 के नंबर्स क्या हैं, 1 के नंबर क्या हैं, ये हमें उसने बता दिए। अब अगर मैं जेंडर के साथ एक और वेरिएबल का इजाफा कर देता हूँ, लेट्स सी एज कैट का इजाफा मैंने कर दिया, तो अब मुझे जो नंबर सामने मेरे आएंगे वो ये आएंगे जेंडर 0 और 1, और ये मेरे पास एज कैटेगरी है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखने की तरतीब बदल देता हूँ तो ये जो मेरे पास कमांड है वो भी, जो आउटपुट है वो भी डिफरेंट तरीके से मेरे सामने शो होगी। दूसरे मानों में मैं जिसको रोज़ में लेके आना चाहता हूँ उसको मैं पहले लिखूं, और जिसको मैं कॉलम में लेके आना चाहता हूँ उस वेरिएबल को बाद में लिखा जाए। अच्छा, यहाँ पे दो वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल भी लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहीं पे एक और वेरिएबल का इजाफा कर देता हूँ जिसका नाम लेट्स से ईडी कैट है, यानी एजुकेशनल कैटेगरी है, तो ये कमांड जो है ये 3 वेरिएबल के लिए भी बन जाएगी, और ये लिखी 2x2 की फॉर्म में जाएगी, क्योंकि जाहिर है 3x3 का टेबल तो हम नहीं लिख सकते। थर्ड वेरिएबल उसने यहाँ पे देखे एजुकेशन कैटेगरी पहले लिखा फॉर 1, ये सारी उसकी इन दो वेरिएबल की कन्फिग्रेशन उसने मुझे बता दी। एजुकेशन कैटेगरी 2, उसके लिए ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से ये 3x3 का टेबल भी हमें शो कर रहा है। जो याद रखने की बात है, जब मैं 2 से ज़्यादा वेरिएबल देता हूँ तो जो वेरिएबल सबसे एंड पे लिखा होता है उसको ये क्रॉस टैब या उसको उसके हिसाब से ये पिवटिंग करता है। ये वही कमांड है जो कि हमने एक्सेल में और शीट में भी यूज़ की थी। अच्छा, ये तो हमारे पास बेसिक लेवल का क्रॉस टैब है, और इसको क्रॉस टैब हम कहते भी इस वजह से हैं कि इसमें दो वेरिएबल मिशमैश हो जाते हैं या क्रॉस टैब कर लेते हैं, रोज़ और कॉलम आपस में क्रॉस टैब कर लेते हैं, इसी वजह से इसका नाम भी क्रॉस टैब है। ये इसकी बेसिक फॉर्म थी। इसकी कुछ एडवांस फॉर्म भी अवेलेबल हैं। वो एडवांस फॉर्म क्या है अभी मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी एडवांस फॉर्म से मेरा क्या मतलब है।
लेकिन एडवांस फॉर्म करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। और इसी बहाने हम ये देख लेंगे कि जब मेरे पास आर स्टूडियोज़ है तो वहाँ पे मैं लाइब्रेरी या मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करूँगा। आर में कैसे करते हैं वो तो आपने सीख लिया था, लेकिन इस इंटरफेस के ऊपर हम इसको कैसे करेंगे। टूल्स का बटन प्रेस किया, इस टूल के बटन में ये इंस्टॉल पैकेज, इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद ये आपके पास इनपुट बॉक्स आएगी। यहाँ पे हम उस मॉडल का, उस लाइब्रेरी का, उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा उसका नाम क्या है। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यहाँ पे हम गूगल सर्च की मदद से हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन हमें किस मॉड्यूल या किस लाइब्रेरी में मिलेगा। मैं क्योंकि ये प्रोसेस कर चुका हूँ, लिहाजा मुझे उस लाइब्रेरी का नाम पहले से पता है। उसका नाम है जी मॉडल्स। ये देखें जी मॉडल्स मैंने लिखा तो उसने नीचे मुझे टूल टिप के तौर के ऊपर मुझे बता दिया कि ये एक लाइब्रेरी मौजूद है। और उसको क्लिक करता हूँ और उसको यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो इंस्टॉल डिपेंडेंसी को हमने चेक बॉक्स को चेक रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका ये फ़ायदा है कि अगर ये इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते वक्त किसी और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ी एज ए इंटरनल लाइब्रेरी के तौर के ऊपर, यानी जिस तरह एक फंक्शन अपनी हेल्प के लिए किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उस लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर देगा। इसको जब हमने चेक कर दिया, इंस्टॉल का बटन प्रेस किया, तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करता हुआ इसने इसको ऑन कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लाइब्रेरी मौजूद है? यहाँ पे जो राइट साइड के ऊपर लोअर बॉक्स है, यहाँ पे एक आइकन मेरे पास मौजूद है पैकेजेस का। इसको क्लिक किया तो ये सारे पैकेजेस की लिस्ट मुझे देगा। अब यहाँ पे मैं जी मॉडल्स को क्लिक करता हूँ। ये जी मॉडल उसने इंस्टॉल तो कर दिया है, लेकिन अभी वो इस आर की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो तमाम पैकेज जिनके ये चेक बॉक्स ऑन है वो आर की मेमोरी में मौजूद है। तो मैं इसका चेक बॉक्स जो है वो ऑन कर दूंगा। जो ही मैंने चेक बॉक्स ऑन किया तो आप ये देखें कि ये वही कमांड है जो कि हम आर में किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे इसने लिख दी। अब हमारे पास उस कमांड का नाम क्या है? उस कमांड का नाम हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस टेबल। अब देखें कि मैंने जो ही क्रॉस लिखा तो उसने ये क्रॉस टेबल मुझे हेल्प के तौर के ऊपर दे दिया। जो बात याद रखने वाली है, क्रॉस टेबल में सी भी कैपिटल है और टी भी कैपिटल है। इसको क्लिक किया और उसके बाद ये हमसे क्या चीज़ पूछ रहा है कि हमसे उन वेरिएबल के नाम पूछ रहा है जिनके लिए इस क्रॉस टैब को हमने डेवलप करना है। तो मैंने यहाँ पे जेंडर पहला वेरिएबल के तौर के ऊपर, और उसके बाद दूसरे वेरिएबल के तौर के ऊपर एज कैट, वही जो जिसके लिए पहले टेबल के तौर पे डेवलप किया था, ताकि हमें फ़र्क का पता चल सके कि टेबल की कमांड में और क्रॉस टैब की कमांड में क्या फ़र्क है। अब ये देखें कि ये हमारे पास आउटपुट सामने आई है। ये बड़ा डिटेल्ड किस्म का एनालिसिस शामिल है। ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल में रोज़ में हमारे पास जेंडर है, और क्योंकि उसको हमने पहले लिखा था, और कॉलम में हमारे पास एज कैटेगरी है क्योंकि उसको हमने कॉमे के बाद लिखा था। लेकिन ये एक वैल्यूज़ के अलावा बहुत सारी वैल्यूज़ हमें आ रही हैं। उनका हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ ऊपर देखें, सेल कंटेंट में मेरे पास एक लीजेंड मौजूद है जो कि मुझे बता रही है कि कौन सी वैल्यू क्या मतलब है। पहले नंबर पे n ये हमें मौजूद है। ये हमें बता रहा है कि इस 315 का मतलब ये है कि जेंडर 0, यानी कितने जेंडर जो मेल भी हैं और उनकी एज कैटेगरी का कोड जो है वो 2 है, उनकी तादाद 315 है। दूसरे नंबर के ऊपर काई-स्क्वायर कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये एक स्टेटिस्टिकल टर्म है। इसका मतलब मैं थोड़ी देर में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस वक्त मैं नंबर 3 एंट्री के ऊपर जाता हूं, जो कि n डिवाइडेड बाय रो टोटल, यानी इस पर्टिकुलर रो का टोटल क्या है। अगर आप टोटल देखें जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है वो 2449 है, यानी टोटल नंबर ऑफ जेंडर जिनका कोड 0 है उनकी तादाद 2449 है। इस 2449 में इस एज कैटेगरी नंबर 2 का क्या प्रोपोर्शन है। सिमिलरली जब 401 यानी दूसरी कैटेगरी में जाते हैं तो इस रो टोटल में
इस पर्टिकुलर 401 का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमें इस नंबर 3 एंट्री से पता चल रहा है। और उसकी तादाद कितनी है, एज कैटेगरी 2 में 0.129 है, एज कैटेगरी 3 में 0.1645 है, एंड देन सो फॉर। जो अगली एंट्री है एन डिवाइडेड बाई कॉलम टोटल, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने रो के टोटल के हिसाब से उसकी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की थी, कॉलम की टोटल के हिसाब से उसकी कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट की जा सकती है। सो इस 315 का इस कॉलम फर्स्ट कॉलम के टोटल में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हमें ये वैल्यू बता रही है 0.506। सिमिलरली ये 308 का इस 623 के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमें 0.494 ये वैल्यू बता रही है। अगली वैल्यू n डिवाइडेड बाई टोटल टेबल, ये टोटल टेबल की वैल्यूज 5000 है। तो यही कंट्रीब्यूशन यानी इस 315 का इस टोटल में कितना कंट्रीब्यूशन है ये हमें बता रहा है। यानी ये टेबल हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि ना सिर्फ उस पर्टिकुलर सेल में क्या वैल्यू है, बल्कि उस सेल की वैल्यू का प्रोपोर्शन रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से और टोटल के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे एनालिसिस में हमें इन नंबर्स की भी ज़रूरत होती है कि जब मैं कोई भी किसी भी सैंपल का किसी भी डेटे का ब्रेकअप लेता हूँ उनकी नंबर्स का, तो टोटल रोज़ के हिसाब से उसका क्या प्रोपोर्शन बनता है, टोटल कॉलम के हिसाब से उसका क्या प्रोपोर्शन बनता है, वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये टेबल हमें एक बड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बाय द वे, अगर मैं इस पूरे कॉलम को, इस पूरे टेबल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ, लेट्स से कि ये मुझे सिर्फ 315 यानी वो टोटल बताए, बाकी कुछ ना बताए, तो मुझे इस कमांड को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कैसे रिस्ट्रिक्ट करूँगा, क्रॉस टैब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें ये ऑप्शन मौजूद हैं या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे हेल्प फाइल को यूज़ करूँगा और हेल्प फाइल में मैं क्रॉस टैब लिख दूँगा, क्रॉस टेबल लिखा, और यहाँ पे जो ही मैंने एंटर किया, ये हेल्प के ऊपर क्रॉस टैब मैंने लिखा, तो जो ही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मुझे उसकी क्रॉस टैब में ये उसका टेम्पलेट लिखा हुआ मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने इसको यूज़ कर लिया था, यानी क्रॉस टेबल और एक्स और वाई यानी रो और कॉलम की वैल्यू मैंने लिख ली थी। आगे बहुत सारी कमांड या बहुत सारी ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए मैं इस पर्टिकुलर कमांड को फर्दर कल्टीवेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे ये क्रॉस टेबल यूज़ करता हूँ और यही दो वैल्यूज़, जेंडर कॉमा उसके बाद एज कैट, और उसके बाद मैं अब यूज़ करता हूँ PROP प्रोपोर्शन ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू फॉल्स। जब मैं इस कमांड को यूज़ करूँगा तो आप देखिए कि मेरे पास जो टेबल आया है उसमें हर सेल में 4 एंट्रीज़ मौजूद हैं, 5 एंट्रीज़ मौजूद नहीं हैं। जबकि जो प्रीवियस टेबल था, जिसको हम डिफ़ॉल्ट टेबल कह सकते हैं, हर सेल में मेरे पास 5 वैल्यूज़ मौजूद हैं। और पहली वैल्यू जो कि काई स्क्वायर की कंट्रीब्यूशन मुझे बता रही थी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद उसको इंस्ट्रक्ट करके फॉल्स का नाम दे दिया है कि मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए। सिमिलरली, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रो का कॉलम या रो की प्रोपोर्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू ना लिखी जाए, तो मैं बिल्कुल उसी तरह प्रॉप प्रोपोर्शन डॉट आर और इसके आगे भी फॉल्स लिख देता हूँ। एक बात जो याद रखने वाली है, मैं फॉल्स को कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, ये स्मॉल लेटर में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट हैज़ टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जब मैंने इसको भी फॉल्स लिखा तो अब मेरे पास ये टेबल फर्दर रिस्ट्रिक्ट हो गया। इसमें मेरे पास कॉलम की प्रोपोर्शन आएगी, टोटल की प्रोपोर्शन आएगी, लेकिन रो के हिसाब से प्रोपोर्शन मौजूद नहीं होगी। सिमिलरली, इस पूरे टेबल को मैं जिस भी फॉर्म में चाहूँ रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये टेबल कल्टीवेट भी हो जाएगा और हम इसको क्रॉस टेबल को यूज़ भी कर लेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि आर क्रॉस टेबुलेशन के हवाले से हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है,
किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और किस तरीके से ये एनालिसिस इनकम्प्लीट पिक्चर को सामने रखने में हमारी मदद करता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।